हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। तो अब हम प्रश्नावली 3.5 आरंभ करते हैं। चलिए सबसे पहले प्रश्न को अब हम पढ़ लेते हैं। इस प्रश्न में आपको बोला गया है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। आपको पहले इतना बताना है, फिर आपको आगे बोला गया है कि यदि अद्वितीय हल आए तो उसकी स्थिति में आपको उसे वज्रगुणन विधि से ज्ञात करना है। तो अभी आप ये देखो कि आपके पास यहां पर 4 भाग दिए हुए हैं और प्रत्येक भाग में आपके पास 2 समीकरण है, अर्थात एक युग्म दिया हुआ है समीकरण का, और आपको बोलना है कि किसके एक हल है, कोई हल नहीं है, या अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो आप सबसे पहले तो इनका मतलब समझ लीजिएगा कि अद्वितीय हल का मतलब क्या है। तो अभी आप ये देखो कि अद्वितीय हल का मतलब ये हुआ कि केवल एक हल आए, मतलब उसके अलावा कोई भी हल नहीं आना चाहिए। तो वो तो तभी आपको मिलता था जब दो रेखाएं ऐसी प्रतिच्छेदक रेखाएं आएंगी, अर्थात आपने वो सीखा था कि a1 बटे a2 कभी भी b1 बटे b2 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं कि कोई हल ना हो। तो कोई हल ना होने के लिए आपने सीखा था कि रेखाएं आपके पास दोनों समांतर जैसी होनी चाहिए, और समांतर रेखाएं, क्योंकि इनमें कोई भी हल नहीं आता, क्योंकि कभी भी ये प्रतिच्छेद ही नहीं करेंगी कहीं पर। तो इसके लिए आपके पास कंडीशन थी a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 आना चाहिए, लेकिन c1 बटे c2 के बराबर आपके पास नहीं आना चाहिए। अब इसी तरीके से आप देखो, तीसरा है कि कितने युग्मों के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, अर्थात अनेक हल हैं। अपरिमित रूप से अनेक हल अर्थात अनेक हल या अनंत हल है। तो वो तभी आते थे जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर समपाती हो जाए। तो देखिए, पहली रेखा यदि ये थी तो नीले वाले के ऊपर ही दूसरी वाली रेखा लाल आ गई, तो यहां से समपाती रेखाओं के लिए होता था, अर्थात जब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 हो जाएगा। तो यहां से आप चलो ये तो हल कर दोगे। फिर आप देखिए कि अनेक हल हैं, तो आपको कुछ भी हल करने की जरूरत ही नहीं है, कुछ भी आप वैल्यू ले लीजिएगा जो एक समीकरण को हल करेगी, वो आपके पास आंसर हो जाएगा। इस केस में जब कोई हल ना हो तो आपको कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कोई हल आएगा ही नहीं। तो अद्वितीय हल हैं, तो अद्वितीय हल के लिए आपने देखिए अभी तक प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि तो समझ ली। अब यहां पर आप देख रहे हैं नई विधि, आपको कुछ नाम दिया गया है वज्रगुणन विधि। तो अब वज्रगुणन विधि क्या है उसको एक बार हम समझ लेते हैं, और फिर हम धीरे धीरे इसके सभी भागों को हल करेंगे। तो देखिए, मान लीजिएगा कि अगर आपके पास दो रैखिक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 है, एक समीकरण, और दूसरा समीकरण है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो अभी आप देखो कि वज्रगुणन विधि से हम इसको कैसे हल करते हैं। तो सबसे पहले आप लिखोगे x, फिर आप लिखोगे कि y, और फिर आप लिखोगे 1। y के साथ में ध्यान रखें हमेशा माइनस वाई लिखेंगे। अब यहां से आप देखो कि इनको कैसे हल किया जाएगा। यहां पर गौर करने की बात है कि x के नीचे आपको दोनों x के गुणांकों को हटा देना है सब, ठीक है। तो देखिए, इन दोनों को मैंने हटा दिया, तो a1 और a2 को आप हटा दीजिएगा। अगर आपने a1 और a2 को हटा दिया तो आप देखिए आपके पास जो रहेंगे दो गुणांक b1 c1 रहेगा और b2 c2 रहेगा। इसी तरीके से जब माइनस वाई, ध्यान रखें माइनस वाई ही आएगा, ये आपको बेसिकली कंटेस्ट करना है। अब आप y वाले सभी गुणांकों को हटा दो, तो आप देखोगे कि अगर आपको केवल गुणांक लिखने होते हैं, ध्यान रखें, तो a1 और इधर c1 बचा है, देखो a1 c1, इसी तरीके से a2 c2 बचेगा आपके पास, तो आपने ये लिख दिया। इसी तरीके से 1 अर्थात आप कांस्टेंट वाले टर्म्स को हटा देंगे, तो कांस्टेंट वाले टर्म्स को हटाना है मतलब अब आप इसको हटा देंगे, तो आपके पास देखिए जो गुणांक बचेंगे वो होंगे a1 b1 a2 b2। तो अभी तक आपको ये तो समझ में आ गया कि गुणांकों को हटा हटाकर x माइनस वाई और 1 के नीचे लिख दिया जाता है। अब देखो, वज्रगुणन विधि हम इसलिए से कहते हैं क्योंकि अभी आप वज्रगुणन विधि यहां पर यूज करेंगे। तो देखो, आप लिखोगे x बटे, पहले b1 का c2 से गुणा करोगे अर्थात b1 c2 माइनस, अब आप b2 का c1 से गुणा करेंगे अर्थात b2 c1। इसी तरीके से आप करेंगे माइनस वाई बटे, a1 का c2 से गुणा करेंगे आप सबसे पहले, तो a1 c2 माइनस, अब a2 का आप c1 से गुणा करोगे तो a2 c1 आ गया, बराबर 1 बटे a1 का b2 से गुणा करोगे तो a1 b2 माइनस,
अब a2 का b1 से गुणा करोगे तो a2 b1 आपके पास आ जाएगा। तो इस तरीके से आप फिर बाद में आप इसको और इसको साथ में लेके x का मान निकाल सकते हो और इसको और इस वाले भाग को साथ में लेकर y का मान निकाल सकते हैं। तो अभी तक यहां पर आपको यह समझ में आ गया कि वज्रगुणन विधि से कैसे हल किया जाएगा। तो चलिए अब हम इस पर बढ़ते हैं। तो देखिए पहले भाग में आपको दो समीकरण दिए हुए हैं और आपको बोला गया है कि सबसे पहले तो आपको यह बताना है कि अद्वितीय हल है या कोई हल नहीं है, अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो देखिए आप यहां पर a1 बटे a2 निकाल लो सबसे पहले तो आपके पास आएगा 1 बटे 3। अब आप b1 बटे b2 भी निकाल लो तो वो आपके पास आया -3 बटे -9 अर्थात 1 बटे 3 ही आएगा सरल करने पर, आप देख सकते हो। और c1 बटे c2 निकालोगे तो आपके पास देखो -3 बटे -2 अर्थात 3 बटे 2 आपके पास आ जाएगा। तो यहां से आप पा रहे हैं कि a1 बटे a2 और b1 बटे b2 जो कि 1 बटे 3 के बराबर है, अर्थात ये तो आपके पास बराबर आ गए, लेकिन ये c1 बटे c2 अर्थात 3 बटे 2 के बराबर तो नहीं है। इसका मतलब ये दोनों समांतर रेखाएं हो जाएंगी, अर्थात इनका कोई भी हल नहीं होगा। तो यहां पर आप बोल सकते हो कि कोई भी हल यहां पर नहीं होगा। अब जब कोई भी हल है ही नहीं तो आपको आगे हल करने की जरूरत ही नहीं है। और वैसे भी आपको प्रश्न में बोला ही गया था कि अद्वितीय हल आए अर्थात केवल एक हल आए तभी आपको वज्रगुणन विधि से हल करना है। चलिए अब हम दूसरे भाग पर बढ़ते हैं। तो देखिए दूसरे भाग में आपको दो समीकरण दिए हुए हैं, 2x प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0 और दूसरा समीकरण है 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0। तो अभी आप देखो a1 बटे a2 निकाल लो तो ये आ जाएगा 2 बटे 3 क्योंकि x के गुणांकों को आप लिखोगे। इसी तरीके से b1 बटे b2 निकालोगे तो वो 1 बटे 2 आ जाएगा। इसी तरीके से आप c1 बटे c2 निकालो तो वो -5 बटे -8 अर्थात 5 बटे 8 आपके पास आ जाएगा। तो अभी तो आपने यहां पर यही देख लिया कि यही दोनों बराबर नहीं आ रहे हैं, अर्थात a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। इसका मतलब a1 बटे a2 और b1 बटे b2 बराबर नहीं है, अर्थात आप यहां पर बोलोगे कि दोनों रेखा प्रतिच्छेदक रेखाएं, अर्थात केवल एक ही हल या आप बोल सकते हो अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय का हिंदी में मतलब होता है जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो, अर्थात एक ही हल होगा। तो यहां पर आपको अद्वितीय हल मिल गया। अब आपको प्रश्न में बोला गया था यदि अद्वितीय हल है तब आपको वहां पर वज्रगुणन विधि को यूज करना है। तो देखिए आप देखो सबसे पहले आप यहां पर अगर मैं समीकरणों को कुछ ऐसे लिख दूं आसानी से तो आपके पास कुछ ऐसा दिया है और यहां पर दिया हुआ है 3x प्लस 2y माइनस 8 बराबर 0। तो अभी आप देखो आप लिखते थे कि x बटे, यहां पर आप लिखोगे -y बटे और यहां पर आप लिखोगे 1 बटे। तो अब देखो x के नीचे यहां पर इसके नीचे क्या आना चाहिए, तो उसके लिए आप देखो कि आप x वाले गुणांकों को हटा दो, मतलब आपने पूरे इसको हटा दिया बेसिकली। तो आप देखो बाकी बचे गुणांकों को लिखो, तो जैसे यहां पर 1 है, यहां -5 है, तो इस तरीके से आप लिख दो। इसी तरीके से आप देखो ये 2 और ये -8 आ गया। फिर आपने देखा कि आपके पास ये y वाले बचे, तो अब हम y वालों को हटा देंगे। तो आप y वालों को देखो हटा दो तो आप लिखोगे अब जो बचे हुए गुणांक है, देखो 2 और -5 बचा है तो आपने वो लिख दिया। और इसी तरीके से देखो 3 और -8 आपके पास बचा है तो आपने ये लिख दिया। फिर अब आप 1 के नीचे लिखोगे, अर्थात अब आप जो अचर पद हैं उनको हटा दोगे। तो अचर पद देखिए आपके पास ये हैं तो इनको आपने हटा दिया। अब देखिए बाकी जो गुणांक आपके पास बचे अर्थात 2 और यहां पर कुछ भी नहीं है अर्थात 1 है तो आपने ये लिख दिया। देखो यहां पर 3 है और यहां पर 2 है तो आपने इनको हटा दिया। तो इस तरीके से आप ये हटा हटाकर x और y, x माइनस y और 1 के नीचे लिखते हैं। अब यहां से आप देखो आप लिखोगे x बटे, अब ये आपने सीखा था पहले आप 1 का -8 से गुणा करोगे, तो अर्थात आप पहले ये वाले विकर्णों में गुणा करोगे तो ये -8 आ गया, माइनस अब आप 2 का -5 से गुणा करोगे तो ये आपके पास -10 आ जाएगा, बराबर -y बटे 2 का -8 से गुणा करेंगे तो -16 आ गया, माइनस अब 3 का आप -5 से गुणा करोगे तो -15 आ जाएगा, बराबर 1 बटे 2 का आप 2 से गुणा करोगे तो 4 आ गया, माइनस 3 का यदि आप 1 से गुणा करोगे तो आपके पास 3 आ जाएगा। अब यहां से आप ये देखो कि x बटे
ये देखो जब हल करोगे तो ये -8 + 10 बन जाएगा अर्थात 2 बन गया। ये आ जाएगा -y बटे -16 + 15 अर्थात -1 आ जाएगा, और ये 1 बटे 4 - 3 1 आ जाएगा। तो अगर आप इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, या आप कुछ और नाम भी दे सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है आपको 1 2 3 ही मानना है, आप ABC करके भी नाम दे सकते हैं। तो अगर आप 1 और 3 को ले लो, 1 एंड 3 से, तो देखिए ये तीनों तो आपस में बराबर हैं, तो बेसिकली आप कोई से भी 2 बराबर कर दोगे तो आपको मान आते रहेंगे। तो इसी तरीके से आपने x बटे 2 को 1 बटे 1 के बराबर किया, तो यहां से आपके पास x बराबर 2 आ जाएगा। इसी तरीके से अब आप 2 और 3 को ले लेंगे साथ में, तो आप लिखो 2 एंड 3 से, तो देखिए आपके पास आ जाएगा -y बटे -1 बराबर 1 बटे 1। तो देखो माइनस से माइनस कैंसिल, तो आपके पास y बराबर 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको हल करना था, अर्थात x और y के मान निकालने थे जब अद्वितीय हल हो। तो वो अद्वितीय हल आपके पास x का मान 2 और y का मान 1 आ जाएगा। अब आप तीसरे भाग को देख लो। तीसरे भाग में भी आपको देखिए 2 समीकरण दिए हुए हैं, 3x - 5y - 20 बराबर 0, और दूसरा समीकरण है 6x - 10y - 40 बराबर 0। तो देखिए सबसे पहले तो आपको यह बताना था कि इसके अनंत हल आएंगे या एक भी हल नहीं आएगा या अद्वितीय हल आएगा। तो उसके लिए आपने सीखा था कि आप a1 बटे a2 सबसे पहले निकालो। तो देखो 3 बटे 6 आ जाएगा अर्थात 1 बटे 2। a1 बटे a2 का मतलब होता है x के गुणांकों का अनुपात। अब आप इसी तरीके से b1 बटे b2 निकालो अर्थात y वाले गुणांकों का अनुपात। तो -5 बटे -10 आ जाएगा। तो ये देखो हल करने पर 1 बटे 2 आ जाएगा। और इसी तरीके से अब आप c1 बटे c2 निकालो। तो c1 बटे c2 आप देख रहे हो -20 बटे -40 अर्थात अचर पदों का अनुपात आता था, तो ये 1 बटे 2 आ गया। अब आप यहां से देखो कि आपके पास a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 तीनों का मान 1 बटे 2 आ रहा है, अर्थात ये तीनों आपके पास बराबर हो जाएंगे एक साथ। तो यहां से आपने ये कंडीशन सीखी थी कि इसके तो अनंत हल आएंगे, अर्थात यहां पर आप बोलोगे कि इसके अपरिमित अनेक हल हो जाएंगे। अब चूंकि अपरिमित अनेक हल हो जाएंगे, इसका मतलब ये हुआ कि दोनों रेखाएं समपाती हैं। तो भले ही आपको देखने में तो अलग अलग रेखाएं लग रही हैं, लेकिन वो हैं दोनों रेखाएं बेसिकली सेम ही। तो आप यहां से बोल सकते हो कि इसके अनेक हल होंगे। और वो हल कैसे आएंगे, आप एक रेखा पर पड़ने वाले बहुत सारे बिंदु निकाल ही सकते हैं, तो वही सब इनके हल हो जाएंगे। चलिए अब हम चौथे भाग पर बढ़ते हैं। चौथे भाग में आपको यहां पर दिया हुआ है, ये चौथा भाग है। पहली रेखा है x - 3y - 7 बराबर 0, और दूसरी रेखा आपके पास दी हुई है 3x - 3y - 15 बराबर 0। तो देखिए अभी आप सबसे पहले a1 बटे a2 निकाल लो। तो वो आप देख रहे हो x के गुणांकों का अनुपात अर्थात 1 बटे 3 आया। इसी तरीके से आप b1 बटे b2 निकालो। तो आप देखो ये -3 बटे -3 अर्थात हल करोगे तो 1 आ जाएगा, क्योंकि माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। और आपने c1 बटे c2 निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी आपको, क्योंकि आपको ये पता लग गया कि a1 बटे a2 और b1 बटे b2 के मान अलग अलग आ रहे हैं, अर्थात ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। और जब भी ये कंडीशन होती थी तो आप बोलते थे कि आपके पास अद्वितीय हल अर्थात एक हल आएगा। तो यहां पर आपको यह पता लग गया कि अद्वितीय हल आ जाएंगे। अब चूंकि अद्वितीय हल आ गए तो आपको बोला गया कि आप इसको वज्रगणन विधि से हल करो। तो देखिए अब हम इन समीकरणों को अलग अलग लिख लेते हैं एक बार। ये दिया हुआ है x - 3y - 7 बराबर 0। यहां पर दिया हुआ है 3x - 3y - 15 बराबर 0। तो अभी देखो आपने सीखा था वज्रगणन विधि से लिखने के लिए आप सबसे पहले लिखोगे x बटे, फिर लिखोगे -y बटे, और फिर लिखोगे 1 बटे। तो अब देखो x के बटे में अर्थात हर में जो भी आपको लिखना है, तो आप x वाले गुणांकों को हटा दो अभी इनको। तो देखो आपके पास बचा है यहां से -3 - 7, तो आप लिख दो -3 - 7। फिर आपके पास बचा -3 - 15। ध्यान रखें केवल गुणांक लिखने होते हैं, तो आपने वो लिख दिया। अब आप -y के नीचे लिखोगे, अर्थात अब आप y वाले टर्म्स को हटा दोगे। तो आप देखो बाकी जो गुणांक आपके पास बचे हैं, ध्यान रखें एक निश्चित क्रम में लिखने हैं। तो देखिए ये पहले लिखा हुआ है कुछ भी नहीं है, अर्थात ये तो 1 लिखा हुआ है, यहां -7 है। इसी तरीके से देखो ये 3 है तो ये -15 है, तो आपने ये लिख दिया।
अब आप 1 के नीचे लिखोगे अर्थात अचर पद वालों को हटा दोगे बेसिकली, तो आपके पास यहां से देखो 1 और -3 आएगा, और देखो 3 और ये देखो -3 आया, तो आपने ये भी लिख दिया। तो आपने एक x और -y के नीचे जो पद आने चाहिए थे वो तो लिख दिए। अब वज्र गुणन विधि अर्थात वज्र गुणा करेंगे अर्थात तिरछा गुणा करेंगे, तो 3 का -15 से गुणा करेंगे सबसे पहले आप, तो x बटे ये आ जाएगा 45, फिर आप लिखेंगे माइनस चिन्ह, -3 का -7 से गुणा करोगे तो आपके पास प्लस का 21 आ गया, बराबर -y बटे, अब देखो 1 का -15 से गुणा करोगे तो -15 आ जाएगा, माइनस, अब आप 3 का देखो -7 से गुणा करो तो ये -21 आपके पास आ जाएगा, इसलिए 1 बटे, अब देखो 1 का -3 से गुणा करोगे तो -3 आ गया, माइनस, अगर आप 3 का -3 से गुणा करोगे तो आपके पास -9 आ जाएगा। तो अब यहां से आप देखो आपके पास आ जाएगा x बटे, अब ये 45 -21 है अर्थात ये तो 24 बचा आपके पास, बराबर -y बटे, अब देखो जब आप इसको हल करोगे तो ये -15 ये +21 हो चुका है, तो ये तो 6 बचा बेसिकली, और ये 1 बटे -3 और ये देखो +9 बन चुका है अर्थात 6 बन जाएगा यहां से। अब आप इनको 1 2 3 या ABC कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे यहां पर मैंने 1 2 3 ऐसे करके नाम इनको दे दिया है। तो अभी आप देखो 1 व 3 से, तो आपको मालूम पड़ रहा है कि 1 व 3 को यदि आप साथ में लोगे तो आपको x का मान मिल जाएगा, तो यहां से x बटे 24 बराबर 1 बटे 6 आ गया, क्योंकि देखिए ये तीनों आपस में बराबर हैं, तो आपने इन दोनों को पहले साथ में ले लिया, तो आपके पास आ जाएगा x बराबर 24 बटे 6 अर्थात x का मान आपके पास 4 आ जाएगा। अब इसी तरीके से आपको y का मान निकालना होगा, तो उसके लिए आपको 2 व 3 को लेना होगा, तो आप 2 व 3 को लेंगे अर्थात इनको बराबर कर दो, तो -y बटे 6 बराबर 1 बटे 6 आ जाएगा, तो आप देखो 6 से 6 आपके पास कैंसिल आ गया अर्थात -y बराबर 1 आ गया, तो आप y का मान यहां से -1 के बराबर बोल सकते हैं। तो इस तरीके से आपके पास इस भाग का भी उत्तर आ जाएगा वज्र गुणन विधि की सहायता से। तो देखिए अब हम प्रश्न संख्या 2 हल करते हैं। इस प्रश्न के पहले भाग में आपको बोला गया है कि a और b के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएंगे, और आप देखो आपको दो समीकरण दिए हुए हैं, 2x प्लस 3y बराबर 7, और दूसरा समीकरण है a माइनस बी गुणा एक्स प्लस ए प्लस बी गुणा वाई बराबर 3a प्लस बी माइनस 2। तो अभी देखिए हम पहले भाग को ही सबसे पहले हल कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम धीरे धीरे दूसरे भाग पर भी आएंगे। तो यहां से आप देखो आपको दिया हुआ है 2x प्लस 3y बराबर 7, और आपके पास दिया हुआ है a माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई बराबर 3a प्लस बी माइनस 2। तो अभी आप ये देखो कि आपको ये भी बोला गया है कि अनेक हल होने चाहिए। अनेक हल होने का मतलब था कि दोनों रेखाएं संपाती हो जाएं, मतलब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा आ जानी चाहिए। तो उसके लिए आपने सीखा था कि आप a1 बटे a2 अर्थात x के गुणांकों का अनुपात निकालो, और फिर आप b1 बटे b2 अर्थात y के गुणांकों का अनुपात निकालो, और फिर आप c1 बटे c2 अर्थात अचर पदों के गुणांकों का अनुपात निकालो, तो वो सब आपके पास बराबर आ जाने चाहिए थे, तीनों आपके पास बराबर होने चाहिए। तो आप देखो आप यहां से यदि निकालोगे तो 2 बटे a माइनस बी बराबर 3 बटे a प्लस बी बराबर 7 बटे 3a प्लस बी माइनस 2 आपके पास ये हो जाएगा। तो चलिए अब हम केवल इनको हल करना बाकी रह गया है, तो इसको आप यदि 1 बोल दो, इसको यदि 2 बोल दो, और इसको यदि 3 बोल दो, तो आपके पास देखो यहां से 3 बेसिकली पेयर बन सकते हैं, 3 युग्म, पहला दूसरा, दूसरा तीसरा, पहला और तीसरा। लेकिन आपको यहां पर 2 ही चर दिखाई दे रहे हैं a और b, जिनका आपको मान ज्ञात करना है। तो देखिए बहुत ही आसान हो जाएगा फिर तो आपके पास 1 व 2 को सबसे पहले आप ले लीजिएगा, ऐसा नहीं है आप किसको साथ में लें, आपके ऊपर निर्भर करता है, पहले आप 1 व 3 को लें या 1 व 2 को लें, किसी को भी ले लीजिएगा आप, जैसे मैंने यहाँ पर 1 व 2 को ले लिया। तो आपके पास आ गया 2 बटे ए माइनस बी बराबर 3 बटे ए प्लस बी। तो देखो तिरछा गुणा यदि आप करोगे तो आपके पास ऐसे हो जाएगा, 2a प्लस 2b बराबर 3a माइनस 3b हो जाएगा। तो अभी आप देखो कि 2a को आपने दाईं तरफ पक्षांतर कर दिया और माइनस 3b को आपने बाईं तरफ पक्षांतर किया, तो 2b प्लस 3b बराबर
3a माइनस 2a आ जाएगा, अर्थात a का मान 5 भी आपके पास आ गया। इसको आप समीकरण संख्या 4 बोल दीजिएगा। अब इसी तरीके से आपको एक समीकरण और निकालना पड़ेगा, तो वो हो सकता है समीकरण 2 व 3 से आप निकालें, हो सकता है 1 और 3 से निकालें, ये पूरा आपके ऊपर निर्भर करता है। तो जैसे मैं यहां पर 2 व 3 को ले लेता हूं अब, तो देखो 2 व 3 से आप लिखोगे तो आप लिखोगे 3 बटे ए प्लस बी बराबर 7 बटे 3a प्लस बी माइनस 2। तो अभी आप ये देखो कि आपके पास ये जब सॉल्व करोगे अर्थात तिरछा गुणा करोगे आप, तो 3 का गुणा आप इससे कर दोगे 3a प्लस बी माइनस 2 से, और a प्लस बी का गुणा आप 7 से कर दोगे, तो ये आ जाएगा 9a प्लस 3b माइनस 6 बराबर 7a प्लस 7b। तो देखो 7a को आप बाईं तरफ पक्षांतर कर दोगे और 3b को आपने दाईं तरफ पक्षांतर किया, तो 9a माइनस 7a माइनस 6 बराबर यह आ जाएगा 7b माइनस 3b, अर्थात 2a माइनस 6 बराबर 4b आ गया, अर्थात a माइनस 3 बराबर 2b आ जाएगा, क्योंकि आपने इसमें से दो उभयनिष्ठ ले लिया दोनों पक्षों में से। तो इसको आप देखो समीकरण संख्या 5 बोल दीजिएगा। तो अभी आप देखो अगर आप 4 व 5 से देखोगे तो मैं यहां लिख देता हूं समीकरण 4 व 5 से, तो आप बस a का मान 5 भी लगा दोगे समीकरण 5 में, तो देखिए 5b माइनस 3 बराबर 2b आपके पास आ जाएगा, तो यहां से देखो 3b बराबर 3 आ जाएगा, अर्थात आपके पास b का मान 1 आ जाएगा। अब चूंकि आपने देखो b का मान तो निकाल दिया, अब आपको a का मान भी निकालना होगा। तो देखिए आपने समीकरण 4 से देखा था कि a का मान आपके पास 5b के बराबर था, अर्थात आपके पास यहां से a का मान 5 गुणा 1 अर्थात 5 के बराबर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने a व b का मान ज्ञात कर लिया। और आप देखिए आपको पहले भाग में बोला भी गया था कि आपको a और b के वो मान ज्ञात करने हैं जिनके लिए अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो इस तरीके से आपके पास a का मान तो 5 आ गया और b का मान 1 आ जाएगा। अब देखो, अब आप दूसरे भाग को देख लो जो इस प्रश्न के दिया हुआ है। इस प्रश्न के दूसरे भाग में आपको बोला गया है कि के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई भी हल नहीं होगा। और आप देखिए आपको जो युग्म दिया हुआ है अर्थात दो समीकरण जो आपको दिए हुए हैं वो हैं 3x प्लस वाई बराबर 1 और दूसरा है 2k माइनस 1 गुणा एक्स प्लस के माइनस 1 गुणा वाई बराबर 2k प्लस 1 के बराबर। तो अभी आप ये देखो कि दूसरे भाग के अभी हम सबसे पहले समीकरण लिख लेते हैं जो आपको दिए हुए हैं दोनों। ये है 3x प्लस वाई बराबर 1 और दूसरा समीकरण है 2k माइनस 1 गुणा एक्स प्लस के माइनस 1 गुणा वाई बराबर 2k प्लस 1। तो अभी आप देखो कि कोई भी हल ना हो तो आपने उस कंडीशन में पढ़ा था कि दोनों रेखाएं समांतर हो जानी चाहिए क्योंकि ये कहीं मिलेंगी ही नहीं अर्थात कोई हल आएगा ही नहीं। तो उसके लिए आपने सीखा था कि आप a1 बटे a2 निकालेंगे और b1 बटे b2 निकालेंगे, तो ये दोनों तो आपके पास बराबर आएंगे, लेकिन अगर आप c1 बटे c2 निकालोगे तो वो बराबर नहीं आना चाहिए। तो यहां से आप देख सकते हो कि आप देखो निकालोगे a1 बटे a2 तो वो आपके पास आ गया 3 बटे 2k माइनस 1। अब आप b1 बटे b2 निकालो तो देखो वो आ जाएगा 1 बटे k माइनस 1 और अब आप c1 बटे c2 निकाल लो तो वो आ जाएगा 1 बटे 2k प्लस 1। तो देखिए ऑब्वियस सी बात है, स्वाभाविक है कि आप जो बराबर होंगे उन्हीं को तो सॉल्व कर सकते हैं, जो बराबर नहीं है आप उसको हल तो कर ही नहीं सकते। अर्थात आप a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 इसको हल करेंगे तो देखिए आप लिखोगे 3 बटे 2k माइनस 1 बराबर 1 बटे k माइनस 1 और यदि आपको इसको हल करना है अर्थात आपको तिरछा गुणा करना पड़ेगा। तो देखिए आप 3 का गुणा आप k माइनस 1 से कर दो और 1 का गुणा अब आप 2k माइनस 1 से करोगे तो देखो 3k माइनस 3 बराबर 2k माइनस 1 आ जाएगा। तो यहां से देखो 3k माइनस 2k बराबर आपने 2k को बाईं तरफ पक्षांतर किया तो यह आ गया और आप माइनस 3 को दाईं तरफ पक्षांतर कर दो तो आपके पास 3 माइनस 1 आ जाएगा अर्थात k बराबर आपके पास 2 आ जाएगा। तो आप पहले तो ये ध्यान दो k बराबर 2 आपके पास उस बात के लिए आया है कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 होगा क्योंकि आपने केवल इतने को हल किया है।
अब आप जो k का मान आया है उसको C1 बटे C2 में लगा के देख लेंगे, वो अगर बराबर नहीं आ रहा है तो सही है, अदरवाइज फिर आप बोलेंगे कि ऐसा संभव ही नहीं होगा। तो जैसे आप देखो कि अब आप A1 बटे A2 निकाल लो, तो आपके पास 3 बटे k का मान आप 2 लगा दो, तो यहां से 4 माइनस 1 आ जाएगा, अर्थात 3 बटे 3, तो ये 1 आ गया। इसी तरीके से आप B1 बटे B2 निकालो, तो ये भी बराबर ही आएगा, क्योंकि हमने सॉल्व भी जब इसको रख के किया है। और वैसे आप देख भी सकते हो 1 बटे 2 माइनस 1 अर्थात 1 बटे 1 मतलब 1 ही आया। बस आपको C1 बटे C2 एक बार निकाल के देखना है। तो देखिए C1 बटे C2 आपने निकाला तो 1 बटे, ये आपके पास 2 गुणा 2 प्लस 1 आ जाएगा, अर्थात ये आपके पास देखो 1 बटे 5 आ जाएगा। तो आपने यहां से देख भी लिया कि A1 बटे A2 और B1 बटे B2 ये तो आपके पास बराबर आ रहे हैं, लेकिन C1 बटे C2 बराबर नहीं आ रहा है 1 के। अतः आप बोल सकते हैं यहां पर कि k का मान यदि 2 होगा तब इस रैखिक युग्म समीकरण के लिए कोई भी हल नहीं आएगा। अब देखिए हम प्रश्न संख्या 3 को हल करेंगे। चलिए इस प्रश्न को एक बार हम पढ़ लेते हैं। इस प्रश्न में बोला गया है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधियों से हल कीजिए, और बोला गया है कि किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। तो अभी आप ये देखो कि आपको दो समीकरण दिए हुए हैं। यहां पर पहला समीकरण है 8x प्लस 5y बराबर 9, और दूसरा समीकरण आपके पास दिया हुआ है 3x प्लस 2y बराबर 4। तो देखिए यहां पर आपको दो विधियों से हल करने को बोला गया है, प्रतिस्थापन और वज्रगुणन विधि से। तो सबसे पहले हम प्रतिस्थापन विधि देख लेते हैं। तो देखिए अगर आप इसको समीकरण संख्या 1 बोल दो और इसको समीकरण संख्या 2 आपने बोल दिया, तो प्रतिस्थापन विधि में आपको किसी भी एक समीकरण से x या y का मान अलग से निकालना होता है। यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किसका मान निकालेंगे। जैसे आप देख सकते हैं मैं समीकरण 1 से लिख लेता हूं। तो समीकरण 1 से आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप x का मान निकालो या y का। जैसे मैं यहां पर x का मान निकालता हूं तो 8x आपके पास हो जाएगा 9 माइनस 5y, लेकिन आपको तो x का मान निकालना है अलग से, तो x आपके पास हो जाएगा 9 माइनस 5y बटे 8 के बराबर। इसको आप मान लीजिएगा समीकरण संख्या 3 आपने बोल दिया। अब आप देखो कि समीकरण 3 और समीकरण 1 आपको देखने में हो सकता है अलग अलग लग रहा हो, लेकिन है तो ये बराबर ही। तो बेसिकली अब आप समीकरण 2 और 3 को हल करेंगे। तो देखिए लिख देते हैं समीकरण 2 व 3 से। तो देखिए समीकरण 2 व 3 से यदि आप हल करोगे तो आप बस क्या करोगे, समीकरण 2 में जहां जहां x होगा उसकी वैल्यू यहां से लगा दोगे 3 से। तो देखो 3 गुणा x का मान 9 माइनस 5y बटे 8 प्लस 2y बराबर 4 आपके पास आ गया यहां से। अब देखो अब आपके पास आ जाएगा यहां से 3 का गुणा 9 से करोगे तो 27 माइनस 3 का गुणा 5y से करोगे तो 15y आ गया माइनस का। अब आपने देखा यहां पर तो आपके पास हर में 1 है, कुछ भी नहीं दिया होता है तो आप 1 मानते हैं। जब आप लासापा लोगे तो वो तो 8 ही आएगा। तो यहां से ये 16y आ गया क्योंकि आपने लासापा ले लिया है यहां से, ये बराबर 4 आ गया। अब देखो प्लस का 16y और माइनस का 15y मिलकर y आ जाएगा। ये 27 आप ऐसे ही लिख दीजिएगा, और इस 8 को आपने यहां पर पक्षांतर कर दिया तो अभी 8 भाग में था, अब आपके पास गुणा में बदल जाएगा। तो देखिए 8 गुणा 4 हो जाएगा अर्थात 32 आ गया। तो y देखिए आपके पास 32 माइनस 27 अर्थात y का मान 5 आ जाएगा। अब देखिए अपने y का मान तो आसानी से निकाल लिया, अब आपको x का मान निकालना है। तो आप समीकरण संख्या 3 की सहायता लें। तो देखिए समीकरण संख्या 3 में आपके पास दिया हुआ है यहां से कि x बराबर, आप देखो आपको दिया हुआ है यहां से 9 माइनस 5y बटे 8, तो आपने लिख दिया 9 माइनस 5y बटे 8। अब आप y का मान यहां पर लगा देंगे जो आपके पास आया है, तो y का मान आप 5 लगा दो, तो ये आ जाएगा 9 माइनस 5 गुणा 5 अर्थात 25 बटे 8। तो ये देखो माइनस 16 बटे 8 आ जाएगा, अर्थात आपके पास x का मान -2 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने प्रतिस्थापन विधि से x और y के मान ज्ञात कर लिए हैं। चलिए अब हम दूसरे विधि पर बढ़ते हैं। दूसरी विधि आपको बोला गया है कि आपको वज्रगुणन विधि को यूज करना है। तो देखिए यहां पर आप देख सकते हो कि आपको वज्रगुणन विधि दूसरी थी। चलिए वज्रगुणन विधि से हम हल करते हैं।
तो उसके लिए आपने सीखा था कि सबसे पहले तो आप इसको समीकरणों को लिख दो। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि 9 को आप दाईं तरफ रखें या बाईं तरफ। जैसे हम यहां पर एक ही तरफ लेके चलते हैं तो आपने ये लिख दिया। इसी तरीके से यहां पर आपके पास 3x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 आ चुका है। तो वज्रगुणन विधि में आपने सीखा था कि आप लिखोगे सबसे पहले x बटे, फिर आप लिखोगे माइनस वाई बटे, और फिर आप लिखोगे 1 बटे। अब देखो, जब x के नीचे आप लिखोगे तो आप इन वाले गुणांकों को हटा दोगे और बाकी गुणांकों को आप लिख दो जैसे जैसे लिखे हुए हैं। तो 5 माइनस 9, 2 और माइनस 4, तो आपने वो लिख दिए। फिर आप देखोगे कि आप y अर्थात माइनस वाई के नीचे लिखोगे, मतलब y वाले गुणांकों को हटाओगे, तो आपके पास आएगा 8 माइनस 9 और 3 माइनस 4, तो आपने वो भी लिख दिया। अब आप 1 के नीचे लिखोगे अर्थात अचर पदों को आप हटा दोगे। तो देखो आपने अचर पदों को हटाया तो यहां से आपके पास आ गया 8 5 और 3 2, तो आपने ये यहां से लिख दिया। तो इस तरीके से आप x माइनस वाई तथा 1 के नीचे पदों को लिख देते हैं। तो अभी आप ये देखो कि आप इसको आगे कैसे हल करेंगे। तो देखो x बटे ये तो रहेगा ही, माइनस वाई बटे भी रहेगा और 1 बटे भी आपके पास रहेगा। अब यहां पर समझ लेते हैं कि इसको कैसे हल किया जाता है। तो 5 का गुणा आप माइनस 4 से करोगे पहले, तो ये माइनस 20 आ गया, माइनस फिर आप 2 का गुणा माइनस 9 से करोगे तो ये आपके पास माइनस का 18 आ जाएगा। इसी तरीके से आप देखो इधर 8 का गुणा माइनस 4 से करोगे तो माइनस का 32, माइनस अब आप देखो 3 का गुणा माइनस 9 से करोगे तो माइनस का 27 आ जाएगा। अब इसी तरीके से 1 के नीचे देखो 8 का गुणा 2 से अर्थात 16, माइनस 3 का गुणा यदि आप 5 से करोगे तो 15 आपके पास यहां से आ जाएगा। फिर आप देख सकते हो कि x बटे, अब जब इसको आप हल करोगे तो ये माइनस 20 ये प्लस बन चुका है, आप देख सकते हो। तो माइनस 20 प्लस 18 माइनस 2 हो गया, बराबर माइनस वाई बटे, देखो ये माइनस 32 ये प्लस 27 बन चुका है, तो ये माइनस का 5 हो गया। और आप देखो ये 1 बटे 16 माइनस 15 तो 1 आता है। तो अभी आप इसको 1 बोल दीजिएगा, इसको 2 या इसको 3, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, वो तो केवल नाम ही आपको देना है। तो अभी आप देखो कि अगर आप 1 व 3 को ले लो, क्योंकि आपको तो x का मान और y का मान निकालना है, तो 3 को तो आपको लेना ही पड़ेगा। आप 1 और 2 को लोगे तो उसमें तो x और y दोनों आ रहा है आपके पास, तो आप 1 व 3 से लेते हैं। तो x बटे माइनस 2 आपके पास हो जाएगा 1 बटे 1, अर्थात देखो x का मान आपके पास माइनस 2 के बराबर आ जाएगा, क्योंकि आप माइनस 2 को इधर भेज देंगे और 1 को इधर गुणा कर दोगे, तो x का मान माइनस 2 आपके पास आ गया। अब इसी तरीके से आप देखो 2 व 3 को ले लो यहां से, तो देखिए 2 व 3 को साथ में ले लेते हैं। तो जब आप 2 व 3 को साथ में लोगे तो आपके पास ये आ जाएगा माइनस वाई बटे माइनस 5 बराबर 1 बटे 1। तो देखो माइनस से माइनस आपके पास कैंसिल हो जाएगा और यहां से आपके पास y बराबर, देखो तिरछा गुणा करोगे तो 1 का y से गुणा किया अर्थात y आया, और 1 का 5 से गुणा किया तो 5 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास y का मान 5 आ जाएगा। तो आपने देखा कि आप यदि प्रतिस्थापन विधि से हल करें या आप वज्रगुणन विधि से हल करें, x और y के मान आपके पास देखिए बिल्कुल ही बराबर आ रहे हैं। अब आपको बोला गया था कि आपको यह भी बताना है कि किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। तो अब ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि किसी को कोई विधि अच्छी लगेगी, किसी को कोई विधि सरल लगेगी। लेकिन अगर हम तुलना करें तो हम यहां पर वज्रगुणन विधि को थोड़ा आसान पाएंगे, क्योंकि वज्रगुणन विधि में आपको प्रतिस्थापन नहीं करना होता। तो प्रतिस्थापन करने में जब अपॉन में अर्थात देखिए हर में जब ये बटे 8 आता है तो थोड़ा गणना करना कठिन लगता है, अदरवाइज ये आपके ऊपर पूरा निर्भर करता है। तो देखिए अब हम चतुर्थ प्रश्न हल करते हैं। इस प्रश्न में आपको बोला गया है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व है तो किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। फिर आप देखिए इसका पहला भाग आपको दिया हुआ है यहां पर कि एक छात्रावास के मासिक व्यय का भाग नियत है तथा शेष इस बात पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। फिर आगे आपको कथन दिया हुआ है, यदि एक विद्यार्थी ए जो कि 20 दिन भोजन करता है
उसको रुपए 1000 छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक दूसरा विद्यार्थी है बी जो 26 दिन भोजन करता है, उसको छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपए अदा करने पड़ते हैं। तो आपको यहाँ पर नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात करना है। तो अभी आप यहाँ पर ये देखिए कि आपके पास बोला गया है कि मासिक व्यय तो आपके पास नियत है, तो जो आपसे पूछा गया होता है उसी को आप सबसे पहले तो मान लीजिएगा। तो आपने माना मासिक व्यय ये x रुपए है, और अब यहां पर देखो कि आगे दिया हुआ था कि छात्र ने कितने दिन भोजन किया होगा, तो शेष व्यय इस बात पर निर्भर करेगा, अर्थात प्रतिदिन भोजन व्यय, और वो आप y रुपए मान लीजिएगा। प्रतिदिन भोजन व्यय का मतलब है अगर आप एक दिन भोजन कर रहे हैं तो उसका y रुपए है, तो इस तरीके से जो जितने दिन भोजन करेगा y का गुणा उतने दिन में कर देंगे, तो टोटल भोजन का व्यय आपके पास आ जाएगा। फिर आप देखिए कि आपको बोला गया है कि से जो विद्यार्थी ए है आपके पास, विद्यार्थी ए के लिए हम लिख देते हैं। अब वो विद्यार्थी 20 दिन भोजन करता है, तो देखिए मासिक व्यय तो उसके पास निश्चित ही रहेगा, तो वो उसके पास x तो लगेगा ही लगेगा, प्लस अब एक दिन भोजन करने का आपने y रुपए माना है, तो 20 दिन भोजन करने का 20 y रुपए हो जाएगा। तो ये टोटल जो खर्चा आएगा, जो व्यय आया, वो रुपए 1000 आया है, तो आपने ये लिख दिया। इसको आप समीकरण संख्या 1 मान लीजिएगा। फिर आप देखिए अगले कथन में आपको विद्यार्थी बी के बारे में बोला गया है, और बोला गया है कि यदि यह विद्यार्थी 26 दिन भोजन करता है, तो देखिए x तो आपके पास निश्चित है, ये तो लगेगा ही लगेगा, और 26 दिन भोजन का किराया आपके पास 26y हो जाएगा। तो इस तरीके से x प्लस 26y, टोटल जो आपको रुपए अदा करने पड़े बी विद्यार्थी को, वो 1180 रुपए हैं। तो इसको आप समीकरण संख्या 2 बोल दीजिएगा। अब आपको बोला गया है कि नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात करना है, अर्थात x और y आपको ज्ञात करना है। तो अभी आप ये देखो कि प्रश्न में आपको ये भी बोला गया था कि किसी भी बीजगणितीय विधि से आपको ये ज्ञात करना है। तो अभी तक आपने 3 बीजगणितीय विधि समझ ली हैं, एक बार हम केवल लिख देते हैं उनको। एक थी आपके पास प्रतिस्थापन विधि, दूसरी विधि थी आपके पास विलोपन, और तीसरी विधि आपने सीखी थी वज्रगुणन विधि। तो यहां पर इस प्रश्न में आपको स्वतंत्रता दी गई है कि आपके ऊपर निर्भर करता है, आप किसी भी विधि का यूज कर सकते हैं। तो देखिए अब मैं यहां पर विलोपन विधि यूज कर देता हूं, क्योंकि देखिए विलोपन विधि में हमें एक चर को हटाना होता था। तो देखिए मैं यहां पर लिख देता हूं विलोपन विधि। अब विलोपन विधि तो मैं यूज कर रहा हूं, तो अभी आप देखो कि पहले समीकरण और दूसरे समीकरण में यहां पर भी x का गुणांक 1 है और यहां पर भी 1 है, अर्थात ये आपके पास आसानी से हट जाएंगे, और वो हटेंगे तब जब आप घटा देंगे। तो समीकरण संख्या 1 में से 2 को आप घटा दीजिएगा, तो देखिए चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया। तो देखिए x से x आपके पास कट गया, ये आपके पास बचा 20y माइनस 26y बराबर, यहां पर आपके पास बचेगा 1000 माइनस 1180। तो देखो माइनस का 6y बराबर माइनस का 180 आया, तो देखो माइनस से माइनस तो आपके पास कैंसिल हो गया यहां से, तो आपके पास जो y का मान आएगा वो 180 बटे 6 अर्थात 30 आ जाएगा। अब देखिए आपने y का मान तो आसानी से निकाल लिया, अब केवल आपको x का मान निकालना है। तो किसी भी एक समीकरण में आप y का मान रख दीजिएगा। तो जैसे मैं यहां पर समीकरण 1 से हल कर देता हूं, तो देखिए x प्लस, अब 20y था तो y का मान आप 30 लगा दो, तो 20 गुणा 30 यदि आप करोगे तो 600 आ जाएगा, बराबर 1000 आ गया। तो यहां से x आपके पास आ जाएगा 1000 माइनस 600, अर्थात x का मान आपके पास 500 आ जाएगा। तो आपको x और y के मान ही ज्ञात करने थे, अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि मासिक व्यय तो आपके पास 500 रुपए लगेगा ही लगेगा, जो फिक्स था, और एक दिन का भोजन का जो व्यय होगा वो 30 रुपए हो जाएगा। चलिए अब हम दूसरे भाग पर बढ़ते हैं इस प्रश्न के। इस दूसरे भाग को भी अब हम पढ़ लेते हैं। यहां पर इसमें आपको दिया हुआ है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जबकि उसके अंश से 1 घटाया जाता है। ये पहला कथन था, और दूसरा कथन आपको दिया हुआ है और वह 1/4 हो जाती है जबकि उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो भिन्न ज्ञात करनी है आपको। तो आप सबसे पहले तो जो ज्ञात करना है उसी को मान लीजिएगा। तो आपने भिन्न मान ली,
x बटे y। अब यहां पर तो आप जानते ही हैं x आपके पास अंश हो जाएगा और y हर हो जाएगा। तो देखो पहली कंडीशन अर्थात जो पहली शर्त आपको प्रश्न में दी हुई है वो दी हुई है कि यदि आप अंश में से एक घटाएंगे, तो अंश में से एक आपने घटा दिया। अब हर के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं गया, अर्थात हर को तो जैसा है वैसा ही रखना है। तो ये जब आपने किया एक घटाया तो आपके पास भिन्न 1/3 हो गई, तो आपने 1/3 इसको कर दिया। तो देखो यदि आप तिरछा गुणा करोगे तो 3x माइनस 3 बराबर y आ जाएगा। देखिए 3x माइनस वाई बराबर यहां से आपके पास 3 आ जाएगा, और आप अगर बराबर में ना लिखें तो यहां पर ये -3 बराबर 0 हो जाएगा। तो इसको आप समीकरण संख्या 1 बोल दीजिएगा। अब इसी तरीके से आप दूसरे कंडीशन के लिए बात करेंगे। तो देखिए दूसरी कंडीशन के हिसाब से आपको यहां पर दिया हुआ है कि वह भिन्न 1/4 हो जाएगी, जबकि उसके हर में 8 जोड़ दिया जाए, अर्थात अंश को तो आपने ऐसे ही रखा, हर में आपने 8 जोड़ दिया। तो अभी आप देखो आप तिरछा गुणा करोगे तो आपने तिरछा गुणा किया तो 4x बराबर y प्लस 8 आ गया। तो यहां से 4x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0 आ जाएगा। इसको आप समीकरण संख्या 2 बोल दीजिएगा। तो अभी आप ये देखो कि आपके पास दो समीकरण आ गए हैं और आपको x और y हल करना है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप कोई सी भी विधि यूज कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर भी अगर आप विलोपन विधि यूज करेंगे तो काफी आसान पड़ेगी, लेकिन चूंकि विलोपन विधि हम एक बार कर चुके हैं तो अब यहां पर हम वज्र गुणन विधि कर देते हैं ताकि आपको चीजें रिकॉल होती रहें एक बार। तो देखिए अब हम वज्र गुणन विधि यूज करेंगे। तो देखिए वज्र गुणन विधि के लिए आपने सबसे पहले सीखा था कि आप दोनों समीकरणों को लिख देंगे एक साथ, 3x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0, और लिख दोगे 4x माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0। अब देखिए वज्र गुणन में आपने सीखा था कि आप लिखोगे x बटे में, फिर लिखोगे माइनस वाई बटे, और फिर बराबर 1 बटे। अब हमें इनके नीचे कुछ लिखना होता था। तो देखो x बटे अर्थात x के नीचे कब हम लिख पाएंगे, जब हम x वाले उनको छुपा देंगे। तो देखिए आपके पास जो बाकी के गुणांक बचे वो y का गुणांक देखो -1 है। अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो आप -1 बोलेंगे ना उसे, क्योंकि माइनस चिन्ह ये था और 1 बोलते ही हैं। तो देखो -3 भी बचा है इधर। इसी तरीके से देखो ये भी -1 और ये -8, तो आपने ये लिख दिया। तो आपने x के नीचे तो लिख दिया। अब बात आती है कि आप y के नीचे लिखेंगे। तो देखिए अब आप y वाले गुणांकों को हटा देंगे। तो अब देखो 3 -3 बचा, तो इसी तरीके से आपने ये लिख दिया, और यहां बचा 4 -8, तो आपने 4 -8 भी लिख दिया है। तो आपने y के नीचे भी लिख दिया। अब आप आओ तो देखोगे कि आपको अचर पद के नीचे अर्थात 1 के नीचे लिखना होगा। तो देखो अब आपके पास बचा है यहां से 3 -1, तो आपने 3 -1 लिख दिया, और 4 -1 भी आपके पास बचा, तो आपने वो भी यहां पर लिख दिया है। तो अभी आप देखो बस आपको इसको हल करना रह गया है। तो हल करने के लिए आपने सीखा था सबसे पहले तो आप ऐसे गुणा करते थे अर्थात x बटे। तो देखो -1 का -8 से गुणा करोगे तो 8 माइनस, अब -1 का -3 से गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा, बराबर -y बटे 3 का -8 से गुणा करो तो -24 आ गया, माइनस अब 4 का आप -3 से गुणा करो तो -12 आपके पास आ जाएगा, बराबर 1 बटे। अब देखो 3 का -1 से गुणा करोगे तो -3, माइनस 4 का -1 से गुणा करोगे तो -4 आपके पास यहां से आ जाएगा। तो अभी आप ये देखो कि आपके पास हल करने पर x बटे, यदि 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, बराबर -y बटे, देखो ये -24 है और ये प्लस का 12 बन चुका है, तो ये माइनस का 12 बचा, बराबर 1 बटे। अब देखो ये -3 और ये प्लस का 4 बन चुका आपके पास, तो ये 1 बचा बेसिकली। तो अभी आप इसको 1 बोल दीजिएगा, इसको 2 बोल दीजिएगा, इसको 3, आप ए बी सी कुछ भी नाम दे सकते हैं, वो तो आपके ऊपर निर्भर करता है। तो अगर आपको x और y के मान ज्ञात करने तो सबसे पहले आप 1 व 3 को ले लीजिएगा। तो देखिए x बटे 5 बराबर 1 बटे 1, अर्थात x का मान आपके पास 5 आ जाएगा। और इसी तरीके से अगर आपको y का मान निकालना है तो आप 2 व 3 को ले लीजिएगा। तो देखिए आपके पास आ जाएगा -y बटे -12 बराबर 1 बटे 1। तो देखिए यहां से माइनस तो कैंसिल हो गया, तो y बराबर 12 आपके पास आ जाएगा। ध्यान रखें 1 व 2 को साथ में ना लें, क्योंकि अगर आप 1 व 2 को साथ में लेंगे तो मैं यहां पर आपको बता देता हूं, x बटे 5 बराबर -y बटे -12 आया,
तो यहां से आप देखो x और y दोनों आ गए आपके साथ एक ही में, तो यहां से आप एक बार में आंसर नहीं निकाल पाओगे, इसलिए आपको ये ध्यान रखना है, ये दोनों साथ में नहीं लेने हैं। तो x और y चूंकि आ गया, तो भिन्न जो आपने मानी थी वो तो आपके पास x बटे y थी, अब आप x का मान रख दो जो कि 5 आ गया और y का मान 12 है, तो इस तरीके से आपके पास 5 बटे 12 आपका भिन्न हो जाएगी। तो ये आपका आंसर भी हो गया है। अब देखिए तीसरे भाग पर अब हम आ जाते हैं। इस तीसरे भाग में आपको बोला गया है कि यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए हैं, जबकि उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की जाती है। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित कर लेता। तो आपको बताना है कि टेस्ट में कितने प्रश्न थे आपके पास। तो अभी आप ये देखिए कि यहां पर आपको यश के बारे में 2 कंडीशन दी गई हैं और आपको टोटल प्रश्नों की संख्या बोली गई है। तो देखिए सबसे पहले तो आप मान लीजिएगा सही उत्तर बराबर आपके पास x है, अर्थात सही उत्तरों की संख्या आपके पास x है, और आपके पास जो गलत उत्तर होंगे तो मैं यहां पर लिख देता हूं अशुद्ध उत्तर, अशुद्ध मतलब गलत आंसर किया है यस ने, तो वो y है। इसका मतलब हुआ सही उत्तरों की संख्या मैं लिख भी देता हूं ताकि कोई संदेह ना रहे, और इसी तरीके से अशुद्ध उत्तरों की संख्या आपने y मान ली। तो अभी आप ये देखो कि एक कॉन्सेप्ट तो आपके पास ये है, मान लीजिएगा मैं उदाहरण के तौर पर आपको बोलूं कि आपके पास 50 अंक हैं और अगर आप एक प्रश्न गलत कर देते हो अर्थात उत्तर गलत देते हो तो आपके पास 2 अंकों की कटौती होती है, तो टोटल आपके पास कितने अंक होंगे? तो आप देखिए 2 अंकों की कटौती कर रहे हैं आप, तो बेसिकली -2 ही तो आप करेंगे, तो आपके पास 48 अंक बचेंगे। तो ये बहुत ही एक साधारण सा उदाहरण दिया गया समझाने के लिए। अब इसी तरीके से इस प्रश्न में आप देखो, अब उसने सही उत्तर तो x दिए हैं, तो आप देखो सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं एक सही उत्तर पर, तो चूंकि उसने x सही उत्तर दिए हैं तो कंडीशन 1 के हिसाब से उसके पास सही अंक कितने हो जाएंगे? 3 गुणा x हो जाएंगे। अब बोला गया है कि अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की जाती है, यदि वो एक अशुद्ध उत्तर देगा तो 1 अंक कटेगा, लेकिन उसने तो अशुद्ध उत्तर y दिए हैं तो उसके y अंक कट जाएंगे, अर्थात y घटा दोगे आप 3x में से, तो आपको बोला गया है कि 40 के बराबर आएगा। अब इसी तरीके से आप देखो द्वितीय कंडीशन, कंडीशन 2, अर्थात प्रश्न में जो दूसरी शर्त दी गई है वो है कि यदि सही उत्तर पर 4 अंक मिले अर्थात 4x माइनस अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक काटने हैं आपको, एक उत्तर पर 2 अंक काटेंगे तो y उत्तर पर आपके पास 2 y अंक कट जाएंगे, तो यस के 50 अंक आ जाते, तो आपने यहां पर 50 लिख दिया, इतने आपने इसको समीकरण संख्या 2 बोल दिया। अब आपको बेसिकली समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करना है। तो देखिए अगर हम समीकरण 1 से ही y का मान निकालें तो 3x माइनस 40 आ जाएगा, इसको आप समीकरण संख्या 3 बोल दो। तो देखिए 1 और 3 है तो एक ही बिल्कुल समीकरण, लेकिन बस देखने में अलग अलग लग रहे हैं। तो अभी आप 2 व 3 इन समीकरणों से देखोगे तो बेसिकली अब हम प्रतिस्थापन विधि का यूज कर रहे हैं, अर्थात y का मान हम यहां से उठा के 3 से 2 में रख देंगे। तो देखिए 4x माइनस 2, y का मान आपने 3x माइनस 40 रख दिया, बराबर ये आपके पास हो गया 50 के बराबर। तो देखिए 4x माइनस 6x प्लस 80, क्योंकि आपने 2 का गुणा कर दिया 3x में भी और माइनस 40 में भी, तो ये आपके पास 50 हो गया। तो आप देखो ये हल करने पर तो -2x बराबर ये 50 माइनस 80 अर्थात ये -30 हो गया, तो -2x माइनस 30 के बराबर आपके पास यहां से आ चुका है, अर्थात x का मान आपके पास 15 आ जाएगा। अब चूंकि आपके पास x का मान आ चुका 15, तो अब आपको y का मान निकालना होगा। तो अभी आप देखो समीकरण 3 से देख लेते हैं हम, समीकरण 3 से तो देखिए अब आपके पास y आ जाएगा 3 गुणा 15 माइनस 40, तो देखिए y बराबर आपके पास ये 45 माइनस 40 हो गया, अर्थात जब आप घटाओगे तो आपके पास 5 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि y का मान 5 आ गया, अर्थात सही उत्तरों की संख्या तो आपके पास 15 थी जितने यश ने सही उत्तर दिए थे, और गलत अर्थात अशुद्ध उत्तर यश ने केवल 5 ही दिए थे।
तो अब आपको बोलना गया है, आपको तो ये पूछा गया था प्रश्न में कि टेस्ट में कितने प्रश्न थे, तो कुल प्रश्न आपके पास हो जाएंगे सही प्लस अशुद्ध, तो यहां से x प्लस वाई अर्थात 20 प्रश्न आपके पास टोटल टेस्ट में हो जाएंगे, क्योंकि 15 और 5 को यदि आप जोड़ोगे तो 20 ही आ जाएगा। चलिए अब हम चतुर्थ भाग पर चलते हैं। तो देखिए चतुर्थ भाग में आपको बोला गया है कि एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती हैं। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। यदि ये कारें विपरीत दिशा एक दूसरे की ओर चलती हैं तो 1 घंटे पश्चात मिल गई हैं। तो दोनों कारों की आपको चाल ज्ञात करनी है। तो आप ये देखो, सबसे पहले तो आपको बोला गया है कि दो स्थान है आपके पास ए तथा बी, तो ए आपने ये बोल दिया और बी आपके पास ये हो गया, और आपको बोला गया है कि इनके बीच की दूरी आपके पास 100 किलोमीटर है, तो ये 100 किलोमीटर आपने लिख दी। फिर सबसे पहले कथन में आपको बोला गया कि एक कार ए से चल रही है और दूसरी कार बी से चल रही है और एक ही समय पर चलना प्रारंभ कर रही है। तो देखो सबसे पहले तो आप मान लो कि ए से चलने वाले कार की चाल, क्योंकि आप कारों की चाल ही तो ज्ञात करनी है, तो जो ज्ञात करना है आप उसको सबसे पहले मान लो। तो आपने मान ली x किलोमीटर पर घंटा है वो, तो यहां पर आपने मान लिया इनको। इसी तरीके से आप b से भी मान लोगे कि b से जो कार चल रही है उसकी आपने 4 मान ली y किलोमीटर पर घंटा, तो km मतलब किलोमीटर और hr मतलब आवर मतलब घंटे। तो अभी आप ये देखो कि आपको आगे ये भी बोला गया था कि एक ही दिशा में वो चल रही हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिल रही हैं। तो देखिए जब एक ही दिशा में चल रही हैं तो माना जैसे देखो कार इधर भी ए दिशा में ए से इधर चल रही है तो बी भी इधर ही चलेगी, तो 5 घंटे बाद वो मान लीजिएगा किसी एक बिंदु सी पर मिल जाती हैं। तो यहां से आप ये देखो कि जो बी दूरी होगी, अब ये 5 घंटे में बी इतना पहुंच पाया होगा और ए 5 घंटे में इतना पहुंच गया होगा। तो अभी आप ये देखो कि ए 5 घंटे में कितना चला होगा, इसका मतलब तो ये हुआ कि ए 1 घंटे में x किलोमीटर चल रहा है, तो ए 5 घंटे में 5x किलोमीटर चला होगा। इसी तरीके से आप देखोगे तो ये इसका मतलब हुआ कि b 1 घंटे में y किलोमीटर चल रहा है, अर्थात 5 घंटे में 5y किलोमीटर चल जाएगा। तो आप गौर करने पर पाओगे कि यहां से आप देखिए आपके पास जो 5x वाली दूरी है अर्थात a से c के बीच की दूरी है, मैं यहां पर लिख देता हूं, वो आपके पास आएगी ए बी प्लस बी सी के बराबर। तो देखो ए सी तो आपके पास 5x हो गया, अब ए बी तो आप जानते हो ए से बीच की दूरी 100 किलोमीटर आपको दी थी, प्लस बी सी अर्थात बी से सी के बीच की दूरी जो कि 5y के बराबर आई है, क्योंकि बी ने इतना ही तो आपके पास डिस्टेंस कवर किया है। तो यहां से आप देखो 5x माइनस 5y बराबर 100 आपके पास आ जाएगा, और यदि आप 5 को उभयनिष्ठ ले लो तो x माइनस वाई बराबर ये 100 आ गया, तो आपने कैंसिल कर दिया यहां से, तो x माइनस वाई बराबर आपके पास 20 आ जाएगा। इसको आप समीकरण संख्या 1 बोल दीजिएगा। चलिए अब हम इस प्रश्न के दूसरे भाग पर बढ़ते हैं। दूसरे भाग में बोला गया था यदि ये कारें विपरीत दिशा में एक दूसरे की ओर चलती हैं तो वे 1 घंटे पश्चात मिल जाती हैं। तो अभी आप ये देखो कि अब हम इसका भी थोड़ा एक ग्राफ सा बनाएंगे ताकि आपको समझने में थोड़ा आसानी हो। तो सबसे पहले तो ए बिंदु आपने ये मान लिया, बी बिंदु आपने ये मान लिया, इनके बीच की दूरी आपको दी गई थी, ये तो फिक्स्ड है, ए से बी के बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। अब बोला गया है कि ये विपरीत दिशा में चल रही हैं, तो विपरीत दिशा में चलने का मतलब ये हुआ कि देखिए बी इधर चल रहा है और ए इधर की तरफ चल रहा है, तो आप बोल सकते हैं विपरीत दिशा में चलेंगी। तो माना कि वो यहां किसी एक सी बिंदु पर मिल गई, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए से सी मतलब ए सी तक पहुंचने में 1 घंटे में मिल रही है वो, तो x किलोमीटर ही चल पाएगा क्योंकि ए की चाल ही x किलोमीटर पर घंटे है, तो 1 घंटे में मतलब वो x किलोमीटर चला, और b और c के बीच में 1 घंटे में मतलब y किलोमीटर ही चल पाएगा b, क्योंकि b की चाल ही y किलोमीटर पर घंटे है। तो अभी आप यहां से देखो, आपको यहां से दिखाई दे रहा है कि अगर आप ए बी लिखोगे तो वो आपके पास ए सी प्लस सी बी के बराबर होगा, और ए बी तो आप देखो ये तो 100 के बराबर है,
और ए सी एक्स के बराबर है और सी बी वाई के बराबर है। तो इस तरीके से आपके पास ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 100। इसको आप समीकरण संख्या 2 बोल दीजिएगा। तो अभी आप देखो कि आपने समीकरण संख्या 1 और 2 तो बना ली है, अब आपको बेसिकली इनको हल करना है। तो देखो पहली समीकरण थी x माइनस वाई बराबर 20 और दूसरा समीकरण थी x प्लस वाई बराबर 100। तो अगर आप इनको जोड़ दें या घटा दें तो दोनों तरीके से आंसर आ जाएगा। तो अगर आप इनको जोड़ ही दें सबसे पहले, तो यहां पर देखो x और x ये जुड़कर 2x हो गए, लेकिन ये माइनस वाई और प्लस वाई ये कट जाएंगे आपके पास, तो ये 20 और 100 इधर भी आप जोड़ देंगे तो 120 आ गया। अर्थात x का मान आपके पास 120/2 मतलब 60 आ जाएगा। अब आपने x का मान तो निकाल दिया है, अब आपको y का मान निकालना होगा। तो आप किसी भी एक समीकरण में रख दीजिएगा। जैसे हम समीकरण 2 से ही हल कर देते हैं। तो देखो x प्लस वाई बराबर 100 था, तो y बराबर आपके पास 100 माइनस एक्स अर्थात 100 माइनस 60 हो जाएगा। तो अभी आप ये देखो कि जब आप 100 में से 60 घटाओगे तो आपके पास y बराबर 40 आ जाएगा। तो आपने x और y निकाल दिए। अर्थात देखिए x और y आपने माने थे a से चलने वाली कार की चाल और b से चलने वाली कार की चाल आपने y मानी थी और आपको यही पूछा गया था। इसका मतलब ये हुआ कि जो a से कार चल रही होगी उसकी चाल तो आपके पास आ जाएगी यहां से 60 किलोमीटर पर घंटा और जो बी से कार चल रही होगी उसकी चाल है 40 किलोमीटर पर घंटे के बराबर। तो इस तरीके से आपका ये प्रश्न हल हो जाएगा। तो देखिए इस प्रश्नावली का सबसे अंतिम भाग, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। दूसरे कथन में आपको बोला गया है कि यदि लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई आपके पास बढ़ जाता है। तो आपको आयत की विमाएं ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो आप देखो कि आयत आपके पास कुछ ऐसा आएगा। अर्थात आयत में दो विपरीत भुजाएं समान होती हैं और ये दो विपरीत भुजाएं समान होंगी आपस में। तो आयत की विमाएं आपको ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आप उनको ही मान लीजिएगा। तो आपने माना लंबाई, स्वाभाविक सी बात है लंबाई ये आयत की ही है तो आपने उसको x मान लिया। अब यहां पर कुछ भी ऐसा नहीं दिया गया मीटर है या सेंटीमीटर है, तो आप देखो वर्ग इकाई करके दिया गया है तो आप माना लंबाई जो है आपके पास x इकाई है, मतलब मात्रक नहीं पता तो आपने बस x इकाई बोल दिया। अब इसी तरीके से आप चौड़ाई को भी मान लीजिएगा और आपने चौड़ाई y मान ली तो ये y इकाई हो गई। अब यहां पर आप देखो कि आपको बोला गया कि आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो अभी आप ये देखो कि अभी क्षेत्रफल कितना होगा आयत का। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, अर्थात क्षेत्रफल तो एक्स वाई आएगा, लेकिन बोला गया है कि 9 वर्ग इकाई कम हो जाएगा अर्थात एक्स वाई में से 9 कम हो जाता है। जबकि आप लंबाई तो 5 इकाई कम कर दो अर्थात आप एक्स में से 5 कम कर देते हो और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा देते हो अर्थात वाई में आपने 3 जोड़ दिया। तो देखिए ये आपके पास पहली कंडीशन आ गई है। बस इसको आप थोड़ा सरल करोगे तो आओ देखिए एक्स वाई प्लस 3x अर्थात आपने x का गुणा कर दिया इस कोष्टक से, अब आप -5 का गुणा करोगे तो -5y माइनस 15 बराबर xy माइनस 9 आपके पास यहां से हो जाएगा। तो आप देखो xy से xy तो आपके पास कैंसिल हो गया तो यहां से 3x माइनस 5y बराबर, अब देखो -15 है और यहां -9 है तो अभी हम ऐसा करते हैं कि -9 को हम बाईं तरफ पक्षांतर करेंगे तो -15 प्लस 9 बराबर 0 आ जाएगा। तो देखिए जब आप इसको थोड़ा सा सरल करोगे तो आपके पास आ जाएगा 3x माइनस 5y। अब देखो जब इसको आप हल करोगे तो आपके पास -6 बराबर 0 आ जाएगा। तो इसको आप समीकरण संख्या 1 बोल दीजिएगा। अब आप आगे बढ़िए, मतलब दूसरे कथन में। तो दूसरे कथन में आपको बोला गया है कि यदि लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई से बढ़ जाता है। तो देखिए कंडीशन 2 लिखते हैं, जो दूसरी शर्त आपको प्रश्न में दी गई है। तो प्रश्न में दूसरी शर्त है कि आपने लंबाई 3 इकाई बढ़ा दी है अर्थात x प्लस 3 कर दिया और चौड़ाई आपने 2 इकाई बढ़ा दी अर्थात y प्लस 2 कर दी। तो जो क्षेत्रफल नया आया वो एक्स वाई जो पुराना क्षेत्रफल था उसमें 67 वर्ग इकाई बढ़ गया है अर्थात ये आ गया कंडीशन 2। अगर आप इसको सरल करोगे तो देखिए
आप इन दोनों कोष्टकों का आपस में गुणा करोगे तो देखो x का गुणा करोगे तो xy प्लस 2x आ गया। अब आप 3 का गुणा करो तो 3y प्लस 6 आ जाएगा बराबर xy प्लस 67 आपके पास यहां से आ गया है। तो आप देखो xy से xy तो आपके पास कैंसिल हो गया यहां से, तो यहां से देखिए आपके पास बच जाएगा 2x प्लस 3y। अब देखो ये 6 है, अगर आप 67 को इधर पक्षांतर करोगे तो माइनस 61 बचेगा बराबर 0। तो इसको आप समीकरण संख्या 2 मान लीजिएगा। तो आप ये देखो कि अगर हम इसको वज्रगुणन विधि से हल करें तो वज्रगुणन विधि में तो सबसे पहले आप दोनों समीकरणों को एक के नीचे एक करके लिख दीजिएगा। तो आपने वो समीकरण लिख दिए। अब यहां से आप देखो कि वज्रगुणन विधि में आपने सीखा था कि आप सबसे पहले लिखोगे x बटे, फिर लिखोगे माइनस वाई बटे, फिर 1 बटे। अब यहां पर आप देखो कि सबसे पहले आप जब x बटे करके लिखोगे अर्थात x के नीचे क्या आना चाहिए, तो आप यहां पर x वाले टर्म्स को अभी हटा दो। तो आपने हटाया तो आपके पास देखिए क्या क्या गुणांक बचे हैं जो बाकी के टर्म्स में बचे हैं। तो देखो -5 -6 बचा, और इसी तरीके से 3 और -61 आपके पास बच गया है। अब आप माइनस वाई के नीचे लिखेंगे तो देखिए माइनस वाई के नीचे लिखेंगे अर्थात आप वाई वाले पदों को हटा दो अभी। अब आप केवल बाकी के गुणांकों को देखिए तो देखिए 3 बचा है और -6 है। इधर देखो 2 और -61 बचा है तो आपने वो लिख दिया। इसी तरीके से अब आपने y हटा दिया था, अब आप 1 के नीचे लिखेंगे तो आप अभी अचर पदों को आप हटा दोगे तो बाकी गुणांकों को आप देखिए आपके पास 3 बचा है, -5 बचा है, 2 बचा है और देखिए अब ये 3 बचा है। तो आपने ये लिख दिया यहां से। तो अभी आपने ये तो लिख दिया कि क्या क्या आएगा x माइनस वाई और 1 के नीचे। तो अब देखिए इसको सरल करोगे तो x बटे, अब देखो -5 का अगर आप -61 से गुणा करो तो आपके पास 305 आ जाएगा माइनस। अब आप देखो 3 का -6 से गुणा करोगे तो -18 आ जाएगा बराबर माइनस वाई बटे, अगर आप 3 का -61 से गुणा करोगे तो -183 आ जाएगा माइनस, अगर आप 2 का -6 से गुणा करोगे तो आपके पास -12 आ जाएगा। फिर देखिए 1 बटे, अगर आप 3 का 3 से गुणा करो तो 9 आ गया माइनस, अब 2 का -5 से गुणा करो तो -10 आपके पास यहां से आ जाएगा। तो बस अब आपको केवल इसको सरल कर लेना है। तो देखिए x बटे 305 और ये देखो +18 हो जाएगा अर्थात 323 हो गया बराबर, ये देखिए माइनस वाई बटे ये -183 और ये देखो प्लस का 12 हो चुका है अर्थात माइनस का 161 बचा बराबर, यहां से देखिए ये माइनस का 171 हो जाएगा, ये 183 में से 12 घटाने पर ये देखो 1 बटे ये प्लस हो गया तो 9 और 10 19 हो जाएगा। तो इसको आप पहला, इसको दूसरा या इसको 3 बोल दो या ABC, ये आप पर निर्भर कर रहा है कि आप क्या मान रहे हैं। तो अगर आप 1 व 2 3 को ले लें, अगर आपने 1 व 3 को लिया तो x बटे 323 बराबर 1 बटे 19 आपके पास हो गया यहां से। तो अभी आप देखो x का मान 323 बटे 19, तो जब आप इसे हल करोगे तो 19 गुणा 1 19, तो यहां पर आपके पास 133 आया, तो 19 इंटू 7 133 होता है अर्थात x का मान तो आपके पास 17 आ गया है। अब आपको y का मान निकालना होगा तो आप 2 व 3 को ले लो या अब आप 1 व 2 को ले सकते हैं क्योंकि x आ ही चुका है। तो अगर आपने 2 व 3 को लिया तो माइनस वाई बटे -171 बराबर 1 बटे 19 आ जाएगा। देखो माइनस से माइनस आपके पास यहां से कैंसिल हो जाएगा तो y बचेगा आपके पास 171 बटे 19 अर्थात 9 आ जाएगा। तो y का मान आपके पास 9 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास x और y के मान आ जाएंगे। लेकिन आपको तो बोला गया था कि आपको आयत की विमाएं ज्ञात करनी है अर्थात लंबाई जो थी वो तो आपने x मानी थी, तो देखिए लंबाई आपके पास 17 इकाई आ गई है और जो चौड़ाई थी वो 9 इकाई आपके पास हो जाएगी, क्योंकि आप देख सकते हो आपने x और y ही लंबाई और चौड़ाई मानी थी और जो 17 और 9 क्रमशः आई थी। तो इस तरीके से आपका ये उत्तर हो जाएगा।